हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज कल जो है हमने कल की क्लास में 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हमारे 7 चैप्टर्स आने हैं: क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिक्स। सबसे पहले जो है मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है लिए हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ऐसे ही हमारे हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके अंदर हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया है वो भी डिस्कस हो जाएगा और आप लोगों को कुछ जो है हिंट भी मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर क्या इक्वेशन है? 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें नीचे एक x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 2। अब देखो इस इक्वेशन में हमें क्या चेक करना है, क्या x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन का ये रूट है या नहीं है। अब सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे हमारे पास इक्वेशन दी होती है, उसको हम उसके क्या फाइंड आउट करते हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? रूट्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास रूट गिवन है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जो हमारे पास मैंने इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर जो है 2 की वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास क्या रहेगा, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका कितना है, 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया सोल्व करके, 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब देखो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, 15 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, 15 जो है वो 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ से अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारी उस इक्वेशन का रूट होता, लेकिन यहाँ पर तो 15 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट a root of the given equation, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर ये यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती, यहाँ से जो हमने सॉल्व किया, अगर यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाता, ये दोनों 0 0 आ जाते, तो वो क्या होता, वो हमारे इक्वेशन का रूट बन जाता। आप देखो दोबारा से एक बार फिर से देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, यहाँ पर देखो x एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल की वैल्यू भी दी हुई है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये गिवन जो वेरिएबल है, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की। अब उसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर 15 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि ये हमारा इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सबको पता है, देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर जहाँ पर 2 है, मतलब जहाँ हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है, जहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम स्प्लिट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मैंने आपको बताया था, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, 3√2x² माइनस 5x, ठीक है, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, 3√2 और मल्टीप्लाई करना है √2 से। 3√2 मल्टीप्लाई, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 और हाफ ये 2, तो ये 2 आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 6
एक्स स्क्वायर इसके साथ था, ठीक है, और ये माइनस था हमारा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ से आ गया -6x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ गया -6x स्क्वायर। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, जो हमारी मिडल टर्म है उसे स्प्लिट करना है। मिडल टर्म हमारी क्या है, हाँ जी, मिडल टर्म हमारी क्या है, -5x है। क्या है मिडल टर्म, -5x। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हम ले सकते हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर लो जिसे अगर मैं प्लस या सब्ट्रैक्शन करूँगी तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे दो नंबर क्या बनते हैं, वो मेरे बन जाते हैं 6x और +6x और -x। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -6x स्क्वायर आया, और जब इन दोनों को सॉल्व किया तो -5 आया, -5x आया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 3√2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब यहाँ हमने क्या अभी रखा था, यहाँ रखेंगे 6x - x और -√2 = 0। अब हमारे पास 4 डिजिट हो गई टोटल, कितने डिजिट हो गई, 4। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3√2x स्क्वायर -6x + x -√2 = 0। अब देखो 2 ये एक साथ ले लो, 2 ये एक साथ ले लो। अब इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो हम कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट में से, तो क्या है ऐसा जो हम दोनों में हमें दिख रहा है कि दोनों के अंदर है और हम उसे कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, देखो अब मैं इसको एक बार साइड में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर यहाँ सीधा लिख देती हूँ, 3√2x स्क्वायर -6x। अब देखो इन दोनों में से मैंने 3√2 इतना बाहर ले लिया और एक x बाहर ले लिया। अब देखो ये तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो आपका बच गया यहाँ पर x। अब माइनस करो, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। और अब देखो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × √2 और √2 लिख सकते हैं ना। तो ये देखो 3 × √2, ये तो आपका बाहर आ गया और x भी यहाँ से बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया √2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 √2x, यहाँ बच गया x -√2। अब देखो प्लस, यहाँ ये सेम एज इट इज़ मुझे बाहर चाहिए, तो कोई भी है ही नहीं ऐसा जो कॉमन ले लो, तो यहाँ आ गया 1, x -√2 = 0। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक को ले लेते हैं, x -√2 = 0। और दूसरा क्या आ गया, 3√2 + 1 = 0। अब इसे सॉल्व करो, x = ये इधर जाके क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इसके साथ x भी है, सॉरी, 3√2x = ये इधर +1 है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3√2। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यूज़ हमारे पास जो जो आती है वो लिख लो। एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x = -1 / 3√2। ये हमारे पास दो x के क्या आ गए, रूट्स आ गए। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, मतलब हमें d की वैल्यू निकालनी है। कल ही हमने पढ़ा था कि हमें d की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। देखो हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है, 3x स्क्वायर + 4x - 5 = 0, ये इक्वेशन दी हुई है। इसके अंदर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारा, वो क्या होता है, ax स्क्वायर + bx + c = 0। सबसे पहले चेक करो क्या ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। हाँ जी, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, x स्क्वायर x और ये c। अब देखो ये वैल्यू है हमारी a की, ये वैल्यू है हमारी b की, और ये वाली वैल्यू है हमारी c की, ठीक है। तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर - 4ac। क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर - 4ac। अब देखो a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू हमारे पास -5। वो सभी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 4 = 16, अब -4 3 = 12 होता है, ठीक है, 4 3 = 12। अब आगे देखो, अब यहाँ माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 3 = 12 और 12 5 = 60। अब इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 7 76 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 76 आ गई। तो हमें क्या निकालना था यहाँ से, हमें यहाँ से d की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, d की वैल्यू निकाली है। अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था आप सभी को कि d की हमारे
तीन तरीके से रूट हो सकते हैं, ठीक है। रियल रूट्स हो जो कि दोनों सेम हो, या फिर दोनों अलग हो, या फिर कोई भी रूट्स हो ही ना, रियल रूट्स हो ही ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसके चेक करो कि रियल रूट्स हैं या नहीं हैं। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड, ठीक है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकालो कि वो कौन से एग्जिस्ट करते हैं, या नहीं करते तो वो भी बताओ। अब देखो, सबसे पहले जब भी हमें ये पता करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए हमें क्या पता करना होता है, उसके लिए हमें पता करना होता है डी की वैल्यू। उसके लिए क्या पता करना होता है, डी की वैल्यू पता करनी होती है। तो देखो, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अब उसके अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसे कंपेयर करो, 8x² + 2x - 3 = 0, ठीक है। अब उसे किसके साथ कंपेयर करो, उसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। जब इसके साथ हमने इसे कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -3 आ गई। अब d निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac, ये वैल्यूज पुट कर दो। 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है -3, यहाँ से आ गया 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ गया आपका 96। अब इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 100। अब ये d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। अब चेक करो d की वैल्यू इक्वल टू है इसके, d की यहाँ से चेक करो कि जो d की वैल्यू है क्या वो इसके, हमारी जो d की वैल्यू आई है वो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, या d की वैल्यू इक्वल है। अब d की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 100 इज़ ग्रेटर देन 0। और जब d की वैल्यू हमारे पास, अब देखो d की वैल्यू हमारे पास कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। क्या है, 2 रियल रूट्स है हमारे पास। अब वो रियल रूट्स फाइंड आउट करने तो फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -d / 2a, ठीक है। अब रखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू चलो चेक करो पीछे कितनी है, 2, ठीक है। 2 है तो यहाँ रख दो, -2 हो जाएगी, और प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू तो अभी निकाले कितनी 100, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 8, a की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ पर 8 वैल्यू रख दो, -2। अब देखो प्लस माइनस जब इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 100 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 8 = 16 आ गया। अब इसे सॉल्व करके देखो, अब एक बार -2 + 10 लो, और एक बार -2 - 10 लो, ठीक है, और डिवाइड बाय 16। अब देखो यहाँ से सॉल्व करके 8/16 आया, और यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास -12/16 आया, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर लो, 1/2, और यहाँ से आ गया आपका -3/4। तो ये हमारे दो क्या आ गए, रियल रूट्स आ गए। क्या आ गए, 1/2 और -3/4। ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। कब जब d इज़ ग्रेटर देन 0। कब आए हैं ये, जब d जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, क्या है, x⁻² - 4x + k = 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट। पहले ही बता दिया कि इस इक्वेशन के पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है। कब, जब जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। y और y0 हमें पता करना है क्या ऐसा है या नहीं है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितनी आ जाएगी 1। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। अब देखो अगर ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने कहा कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब जो d² है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू कितनी है, -4 होल स्क्वायर, 4 × 1 × k इज़ ग्रेटर देन 0। यही तो, अब इसे सॉल्व करो, यहाँ से तो आ गया 16, यहाँ से आ गया -4k, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखो 16 ग्रेटर देन
अब इसको उधर ले जाओ तो ये आ गया 4k। अब देखो 16, ये इधर ले आओ 4 ग्रेटर देन k, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। 4 इज़ ग्रेटर देन k, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या पता लगा, हमें पता लगा जो k है हमारा वो लेस देन 4 है, और ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इफ़ k इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो k है वो इक्वल टू 4 नहीं है, वो लेस देन 4 है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, हमें चेक करना है कि ये KP है या नहीं है। अब देखो सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 13, 10, 7 और 4। हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ जो है हमारी वो AP है या नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था जो फर्स्ट नंबर पे है वो है क्या है, आपकी A की वैल्यू है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। अब देखो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस CD, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, उसको पता करने का क्या तरीका होता है, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट माइनस कर दो, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट माइनस करो, तो 10 में से मैंने 13 माइनस किया तो -3। अब 7 में से 10 माइनस करो, -3। 4 में से 7 माइनस करो तो कितना आया, -3 आया, ठीक है। हर बार क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। जब भी कॉमन डिफरेंस कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, AP बन जाती है, ठीक है। अब जैसे ये थी हमारे पास 13, 10, 7 और 4। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये हमारी फोर्थ टर्म है। और इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म में से माइनस कर दो सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म में से माइनस कर दो थर्ड टर्म। और अगर ये कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आता है तो वो क्या बन जाती है हमारी, वो बन जाती है AP। वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है AP। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, हमारे पास हो सकता है 11, 11, 11 और 11। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो 11 में से 11 माइनस किया तो कितना आया, 0 आया। अब इस 11 में से 11 माइनस किया तो कितना आया, 0 आया। अब इस 11 से 11 माइनस कर दो तो कितना आएगा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस हर बार कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या है, A1 फर्स्ट टर्म, ये क्या है A2 और ये क्या है A3 और ये है 4, और ऐसे अप टू AN टर्म्स तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 इज़ -81। एक AP गिवन है हमें और उसके अंदर हमें पता करना है कि कौन सी टर्म जो है वो -81 है। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास AP गिवन है उसके अंदर हम देखो A क्या है, हमारी A की वैल्यू कितनी है, 21 है। अब D की वैल्यू निकालो तो 18 - 21 कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी -3, ठीक है। इन्होंने बताया है कि AP है ये, अब ये पता लग गया। अब हमें पता लग गया कि AN टर्म हमारे पास कितनी है, -81। AN बोल सकते हो या TN बोल सकते हो, ये कितनी हमारे पास -81 है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1D। अब इसकी वैल्यू -81, A की वैल्यू 21 प्लस n-1 और D की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी -3। अब इसे सॉल्व करो, -81 = 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस। अब मैंने क्या किया, 20 के बाद ये आपका n-1 × -3 है। अब इस 21 को इधर ले जाओ। अब देखो उससे पहले -81 = 21। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारे पास, ये देखो -3n और माइनस +3। अब देखो ये 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया, -3n = -81। अब देखो ये इधर प्लस है तो इधर ले आओ, -81 - 24 = -3n। अब इसे सॉल्व किया तो माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 105, इधर आ जाएगा -3n। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 105, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड में। अब सॉल्व करो इसे, यहाँ से आ गया आपका, ये आपका सॉल्व कर दो तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो -81 है वो हमारी AP की कौन सी टर्म है, 35 जो है वो AP की टर्म है। अब देखो दोबारा से एक बार क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास AP गिवन है, इसके अंदर हमें पता करना है कि जो -81 है वो किस नंबर पर है, कौन सी टर्म है -81। तो उसके लिए ये हमारे पास क्या गिवन है, AN गिवन है। ये हमारे पास क्या गिवन है, AN गिवन है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, AN =
a प्लस एन माइनस वन डी। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें सभी फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड। सम ऑफ 2000 इसको इन्वेस्ट किया गया है एट ए 7% ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, हर एक साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 7% है, और 2000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया। अब क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट को एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट बनता है उसे कैलकुलेट करो। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। ये पता करो कि जो इंटरेस्ट आता है क्या वो एक AP की फॉर्म बनाता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ अ 20th ईयर मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। इस फैक्ट को यूज़ करके 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट बनता है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। जो हमारे पास 2000 है सम, उसके अंदर हर ईयर आपको 7% सिंपल इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है। हमें ये चेक करना है कि हर साल के बाद जो इंटरेस्ट बनता है क्या वो एक AP की फॉर्म बनाता है। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट है, अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते। देखो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू गिवन है वो क्या है, इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग में मेरे पास गिवन है वो है 2000, तो P की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़। अब उसके बाद देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% पर ईयर। ठीक है, उसके बाद अब देखो टाइम, इसने कहा कि ऐसे कंटिन्यू 20 साल तक जाता है, तो T की वैल्यू क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे मूव करती रहती है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो P की वैल्यू कितनी है, 2000, R की वैल्यू 7 और टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे, डिवाइड बाय 100। यहाँ से आ गया 140 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो 2000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, तो आपका आ गया यहाँ से 280 रुपीज़। अब ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए 2007 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से आपका आ गया 420। अब इस तरीके से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 140, 280, 420, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए था, और ये थर्ड ईयर के लिए था। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें चेक करना है क्या जो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है वो एक AP की फॉर्म में है या नहीं है। अब देखो 280 में से 180 माइनस करो तो कितना, 140 माइनस करो तो आपके पास 140 बच गया। अब हमारे पास 420 में से 280 माइनस करो तो भी हमारे पास 140 बच गया। तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, कैसा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग जाता है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है वो क्या है, एक AP की फॉर्म में है। अब इसने कहा था कि 20 साल के बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑफ द 20 ईयर्स के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो पता करना है हमें। तो हमें क्या पता करना है, A20 पता करना है, A20 A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास आई है 140 प्लस, अब देखो 20 है तो 20 माइनस 1 19, और D की वैल्यू कितनी है, 140 है। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया 140 प्लस इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपका, और इसे ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका आंसर, इतने रुपीज़ रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ से फॉर्मूला जो एक नई चीज़ है आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास सम ऑफ रुपीज़ 2000 है जो 7% इंटरेस्ट पर 20 साल तक हर साल हमें इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक है, और चेक करना है जो इंटरेस्ट आता है वो AP की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 1 के लिए निकाला, 2 के लिए, 3 के लिए, और फिर चेक किया क्या वो एक AP की फॉर्म में है। वो एक AP की फॉर्म में है तो हमने उसे फिर कौन से ईयर का निकाला, हमें 20 साल बाद का पता करना है तो हमने A20 निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। हमें क्या निकालना है, सम, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स, जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का निकालना है। कौन से, विच आर मल्टीपल ऑफ 11, जो 11 के मल्टीपल्स हैं। अब देखो 3 डिजिट की बात हो रही है, अब 100 से शुरू होते हैं हमारे 3 डिजिट, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 11 है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 110। अब इससे नेक्स्ट
हमारे पास 121, इससे नेक्स्ट 132। अब लास्ट नंबर कौन सा आता है जो 11 का मल्टीपल है और 3 डिजिट का है। अब देखो लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का है वो हमारा 999 है। अब इसे डिवाइड करके देखो नहीं होता, फिर 8 को देखो 7 6, हमारे पास होता है 990। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास एपी रेडी हो गई। हमें कैसे पता लगेगा, देखो जब 3 डिजिट की बात हो रही है तो 100 के बाद वाले नंबर और 999 से पहले वाले नंबर, यहाँ से 100 से 999 तक के नंबर जो हैं हमारे इसके अंदर आते हैं 3 डिजिट के अंदर। अभी हमारे पास एपी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी नंबर्स का सम निकालना है। अब देखो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 110। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो 11, वो तो मैं वैसे भी पता है 11 के मल्टीपल्स हैं तो 11 ही है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अब देखो ए की वैल्यू पता लग गई, डी की वैल्यू पता लगी और लास्ट टर्म कितना है 990 है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम, कितनी टर्म्स हैं उनका सम। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारी टर्म्स कितनी हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम, sn = n/2 a + l। लेकिन हमारे पास जब तक n की वैल्यू नहीं होगी तो सम नहीं निकल सकता, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an कितना है 990 = a की वैल्यू 110 + n हमें निकालना है, d की वैल्यू 11 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 110 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया 11n - 11। अब देखो इसमें से 11 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, इसमें से 11 जो है हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 11 जो है मैंने माइनस किया तो कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 99 + 11n और यहाँ है 990। अब इसको क्या करो, इधर ले आओ और ये प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 990 - 99 = 11। अब इसे सॉल्व करो, इसे माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचता है 198 = 11n। अब ये मल्टीप्लाई में इधर ले आओ डिवाइड में, 891 / 11 = n। यहाँ से आ गया आपका 81, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 81। इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 81 टर्म्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, 81 टर्म्स का सम निकालना है। ए की वैल्यू 110 प्लस लास्ट टर्म क्या है 990। अब इसको सॉल्व करो, 81 / 2। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका रहेगा 0 0 1 कैरी, ये आ गया 11। ठीक, अब ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इसे यहाँ से कैंसिल कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 81 × 550, तो आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने लिया है 3 डिजिट। अब सबसे पहली बात हमने बात की है 3 डिजिट्स की, हमने बात की है 3 डिजिट्स की। जब हम बात करें 3 डिजिट्स की तो हमें पता है कि 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक 999 तक। ठीक है, और जब हम बात करेंगे 2 डिजिट्स की तो वही सेम, आपको 2 डिजिट की बात हो रही है तो 10 से 99 तक। ऐसे अगर 4 डिजिट की बात हो रही है तो फिर दोबारा से आप करेंगे 4 डिजिट, यहाँ से शुरू होती है 4 डिजिट और कहाँ तक जाती है, ऐसे 5 डिजिट। वैसे बेसिकली 3 या फिर 2 डिजिट का ही पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ से सम का फॉर्मूला पता लगा हमें, कौन सा फॉर्मूला, अगर हमारे पास 2 कंडीशन है, लास्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म ना दी हो। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दी हो तो क्या फॉर्मूला है, SN = n/2 a + l। ठीक है, और अगर ना दी हो तो n/2 2a + n - 1 d। a हमारी फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, और इसके अंदर सेम ऐसे l हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 1 + 4 + 7 + 10 + x। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल, ये हमारे पास एक एपी गिवन है, 1 + 4 + 7 + 10 और प्लस x और = 287। अब देखो हमने कंसिडर किया कि ये एक सीरीज़ है, 1 + 4 + 7 + 10 और प्लस अप टू x तक, ये एक क्या है हमारे पास, ये एक सीरीज़ है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, a2 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 7, a4 की वैल्यू 10, इस टाइप से निकाल सकते हो। अब यहाँ से अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 4 - 1 3, 7 - 4 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। अब लास्ट टर्म हमारी एपी की क्या है, अब देखो अगर मैं ये तो इक्वल से इधर का पार्ट है, इधर तक देखो, हाँ जी, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 3, और लास्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ l।
जो लास्ट टर्म है वो हमारी x है। अब देखो AP की लास्ट टर्म कितनी है हमारी x है, तो देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D लास्ट टर्म, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं AN बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है x, A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है। कितनी है वैल्यू 3 है। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, अब इसको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास प्लस 3n माइनस 2, ये बच गया ना। अब देखो x इज इक्वल टू x जो है अब इधर ले आओ, ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा 3n। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो मेरे पास x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। मुझे n नंबर्स तो पता ही नहीं है। अब उसके बाद क्या निकालना है, देखो दिया हुआ है ना सम प्लस दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, अब देखो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट टर्म भी नहीं पता, वो भी क्या गिवन है, वो भी हमारे पास x ही गिवन है। अब Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d ये है। अब देखो n, अब n का तो हमें पता ही नहीं। अब सबसे पहले ना 1 बाई 2 मल्टीप्लाई n कर लो ताकि वैल्यू पुट करने में ईजी रहे। 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो अब यहाँ से क्या रहेगा 1 बाई 2, n की वैल्यू अभी तो निकालिए कितनी है x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ रख लेते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अभी निकालिए x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 ये वैल्यू है। अब इसके साथ क्या रहेगा -1, मैंने यही लिख दिया -1, ठीक है, -1 रख दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 3, इतना समझ आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं दोबारा से। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई करके 2 आ गया मेरे पास। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या बचता है, सॉल्व करेंगे x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, क्या है मेरे पास यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में 3 है मल्टीप्लाई में। और फिर अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे x प्लस 2, या मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देती हूँ, उसको सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, एलसीएम ले लो यहाँ, x प्लस 2 माइनस 3। अब यहाँ से बच गया आपका -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये तो था इतना, ये आपको समझ आया कैसे, इनका एलसीएम लिया 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 2 बच गया माइनस, यहाँ पर आ गया 3, तो x अब ये प्लस 2 माइनस 3 तो -1 बच गया डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ से बच गया मेरे पास x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई में क्या है 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x प्लस 2 डिवाइड बाई 6, अब 2 प्लस, अब ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, क्या बच गया ब्रैकेट में x माइनस 1 बच गया। अब इन ब्रैकेट्स को हटा दो, x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 2 प्लस x माइनस 1 ये बच गया, ठीक है। अब इसे देखो, अब इसने बोला था कि सम कितने के इक्वल है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलो, सम कितना है हमारा 287 है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू हमारे पास निकल रही है वो कितने के इक्वल है 287 के इक्वल है। वो कितने के इक्वल है 287 के इक्वल है। अब एक काम करते हैं, जो ये 6 है इधर, इसको उधर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 287 मल्टीप्लाई डिवाइड में था ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ से आ गया मेरा 1722, ठीक है, ये आ गया 1722। अब इधर क्या बच गया मेरे पास x प्लस 2 और ब्रैकेट में देखो ये इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से तो 1 प्लस x या x प्लस 1 कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अभी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में ना मैं आपको यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखाती हूँ। x प्लस 2 x प्लस 1 सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया आपका 3x और ये क्या बच गया 2, समझ आ गया। पहले देखो x को x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर जुड़ गई, जब मल्टीप्लाई करते तो पावर एड्स हो जाती है, 2x आ गया, फिर प्लस x और प्लस 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है, नहीं कब बनेगा, जब इसको भी इधर ले आऊँ, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 माइनस कर दिया है तो x स्क्वायर ये वाला 2 प्लस 3x माइनस
1720 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड टर्म। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है उसे क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है उसे स्प्लिट करते हैं। अब जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ऐसा क्या है जो हमारे पास बन सकता है, देखो 43 और 40, अगर मैं दो नंबर ले लेती हूँ 43 और 40, अब हमें +3 चाहिए तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से आ गया मेरे पास x² + 43x - 40x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये एक बन गया, ये पूरा एक बन गया, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो x आ गया प्लस 43 अंदर बच गया। अब देखो अब हमारे पास क्या चीज़ ऐसी है जिसे हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, मैं इसमें से -40 बाहर ले सकती हूँ, x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ये वाला, अब यहाँ अंदर बच गया 43 इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके अंदर आप करना सीख चुके हो कि मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। अब ये देखो ये और ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ रही हैं, तो इसमें से हम एक को ले लेते हैं, x + 43 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या बन रही है, x माइनस ये x लिया और -40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, -43, और यहाँ से x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -43, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो AP है वो कैसे ऑर्डर में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसके लिए हमारे पास x की क्या वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू रहेगी 40। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्वेश्चन का बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं, AP जो है वो हमारी कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो माइनस वाली टर्म आई है -43, वो तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 40, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगी, 40 रहेगी, ठीक है।